संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत बंधक मॉर्गेज सिनॉप्सिस बंधक की परिभाषा तथा प्रकार पढ़ेंगे। बंधककर्ता का मोचनाधिकार पढ़ेंगे। बंधकी का पूर्वबंध का अधिकार पढ़ेंगे। योगदान और क्रमबंधन प्रतिभूतियों का क्रमबंधन पढ़ेंगे। सामान्य क्या है? अधिनियम का अध्याय 4 धारा 58 से 104 तक बंधक तथा प्रभार के बारे में है। बंधक से संबंधित धाराएं धारा 58 से 98 में हैं और प्रभार 100 से 104 में है। धारा 99 निश्चित की जा चुकी हैं। ऋण दो प्रकार के होते हैं, प्रत्याभूत ऋण, अप्रत्याभूत ऋण। प्रत्याभूत ऋण के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, बंधक, गिरवी, हाइपोथिकेशन। प्रत्याभूत ऋण के ये प्रकार हैं, बंधक, गिरवी, हाइपोथिकेशन। बंधक की विषय वस्तु अचल संपत्ति होती है। बंधक टीपीए से प्रशासित होता है। जैसे विक्रय की असल यहाँ पर टीपीए के अंतर्गत विषय वस्तु अचल संपत्ति थी, वैसे बंधक की विषय वस्तु अचल संपत्ति, विनिमय की चल अचल दोनों। गिरवी की विषय वस्तु चल संपत्ति होती है। गिरवी संविदा अधिनियम द्वारा प्रशासित होती है। धारा 58 निम्नलिखित पदों को परिभाषित करती है। धारा बंधक धारा 58A में साधारण बंधक, धारा 58B में सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक, धारा 58C के अंतर्गत भोग बंधक, 58D के अंतर्गत आंग्ल बंधक, धारा 58E के अंतर्गत स्वत्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक, धारा 58F के अंतर्गत, और एनामोलस विलक्षण या मिश्रित बंधक, धारा 58G के अंतर्गत। बंधक की परिभाषा तथा आवश्यकता, धारा 58A बंधक किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के किसी हित का ऐसा अंतरण है जो उधार के रूप में दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को है, या ऐसे वचन का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो सकता है को प्रत्याभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि बंधक की विषय वस्तु निर्दिष्ट होनी चाहिए। विषय वस्तु स्थावर संपत्ति ही हो सकती है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित को प्रत्याभूत करना होता है। धन का भुगतान जो उधार के रूप में अग्रिम दी जा चुकी है या दी जाने वाली है। विद्यमान या भविष्यकालिक ऋण, किसी वचन का जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं का पालन। अंतरक को बंधककर्ता कहते हैं, अंतर्ती को बंधकी कहते हैं। प्रत्याभूत किया गया भुगतान मूलधन तथा ब्याज बंधक धन कहलाता है। वह विलेख यदि कोई हो जिससे अंतरण किया गया हो, बंधक विलेख कहलाता है। बंधक में संपूर्ण हित का अंतरण नहीं होता है, अतः बंधककर्ता के पास निहित अवशेष बना रहता है, वेस्टेड रिमाइंडर। आंतरिक हित स्वयं में एक स्थावर संपत्ति है, अतः वैध अंतरण की समस्त अपेक्षाएं पूर्ण होनी चाहिए। बंधक के प्रकार तथा उनकी विशेषताएं, धारा 58B से 58G। बंधक में किसी निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के किसी हित का अंतरण होता है। निहित अवशेष बंधककर्ता के पास ही रह जाता है। आंतरिक हित की प्रकृति के आधार पर बंधक के निम्न प्रकार माने गए हैं। साधारण बंधक 58B में विषय वस्तु पर बंधककर्ता का कब्जा बना रहता है। बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान हेतु व्यक्तिगत दायित्व से आबद्ध होता है। इसमें बंधककर्ता इस बात के लिए सहमत होता है कि भुगतान के विषय में बंधकी न्यायालय के माध्यम से विषय वस्तु के विक्रय का अधिकार रखेगा। साधारण बंधक में बंधकी के पक्ष में विषय वस्तु के विक्रय का अधिकार अंतरित होता है, बंधकी पूर्वबंध का अधिकार नहीं रखता।
सशर्त विक्रय द्वारा बंधक धारा 58C। इसमें बंधक विलेख के स्थान पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है। बंधक इस शर्त के अधीन होता है कि यदि बंधककर्ता नियत तिथि तक भुगतान नहीं करता तो विक्रय पूर्ण तथा अंतिम हो जाएगा, किंतु यदि भुगतान कर दिया जाता है तो विक्रय विलेख शून्य हो जाएगा। इस बंधक में अवधि का उल्लेख आवश्यक है। बंधकी को पूर्वबंध का अधिकार होता है। बंधकी को कब्जा नहीं दिया जाता है। किसमें? सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में। बंधककर्ता व्यक्तिगत दायित्व के अधीन नहीं होता है। भोग बंधक धारा 58 खंड डी। इसमें कब्जा बंधकी को प्राप्त हो जाता है। पहला बंधक जिसमें कब्जा बंधकी को दिया जा रहा है, इसमें कब्जा बंधकी को प्राप्त हो जाता है। बंधकी तब तक कब्जा बनाए रख सकेगा जब तक कि मूलधन तथा ब्याज वसूल नहीं हो जाता। बंधककर्ता भुगतान के निजी दायित्व के अधीन नहीं होता, जैसा कि साधारण बंधक में था। व्यक्तिगत दायित्व साधारण बंधक में था न। बंधकी न्यायालय की आज्ञप्ति से विषय वस्तु का विक्रय करा सकता है। भाटक तथा लाभ बंधकी को प्राप्त होते हैं। वह इन्हें मूलधन तथा ब्याज के एवज में प्राप्त करता है। हिकमत उल्लाह वर्सेस इमाम अली 1890 के वाद में यह हेल्ड किया गया कि भोग बंधक में भुगतान हेतु कोई समय सीमा नियत नहीं होती। यदि समय सीमा नियत कर दी जाती है तो वह भोग बंधक नहीं रह जाएगा। भुगतान के बाद बंधककर्ता को मोचनाधिकार होगा। आंग्ल बंधक धारा 58E। बंधककर्ता नियत तिथि पर भुगतान हेतु वचनबद्ध होता है। बंधककर्ता बंधकी के पक्ष में संपत्ति का अंतिम रूप से अंतरण करता है। ये दूसरा है। अंतरक इस परंतु के अधीन होता है कि भुगतान के बाद बंधकी संपत्ति का पुनः अंतरण कर देगा। अंतरक इस परंतु के अधीन होता है कि भुगतान के बाद बंधकी संपत्ति का पुनः अंतरण कर देगा। इसमें अंतरित हित है। स्वामित्व का अधिकार इस शर्त के अधीन कि भुगतान किए जाने पर पुनः अंतरण किया जाएगा। यानी भोग बंधक में पूर्णतः कब्जा दिया जाता है बंधकी को, और आंग्ल बंधक में भी दिया जाता है। स्वत्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक धारा 58F। इसे सामयिक बंधन भी कहते हैं। कब्जा नहीं दिया जाता। बंधककर्ता स्वत्व विलेख बंधकी के पास जमा कर देता है। यह बंधक सभी स्थानों पर नहीं किया जा सकता। कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई महानगरों में यह बंधक किया जा सकता है। सरकार शासकीय अधिसूचना द्वारा अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार कर सकती है। विलक्षण बंधक धारा 58F। ऐसा बंधक जो धारा 58B से 58F में परिभाषित किसी बंधक की परिधि में न हो उसे विलक्षण बंधक 58G के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। विलक्षण बंधक एनामोलस मार्गेज धारा 58 खंड G। ऐसा बंधक जो धारा 58B से 58F में परिभाषित किसी बंधक की परिधि में न हो उसे विलक्षण बंधक कहते हैं। इस बंधक में दो या अधिक बंधकों के मिले जुले लक्षण हो सकते हैं। विलक्षण बंधक धारा 58A की अपेक्षाओं को पूरा करता है, किंतु यह संभव है कि यह धारा 58B से 58F में परिभाषित किसी बंधक की परिधि में न आए। विलक्षण बंधक की शर्तें या विशेषताएं पक्षकारों के मध्य हुए करार से निर्धारित की जा सकती हैं। अब अगला सिद्धांत पढ़ते हैं क्रमबंधन मार्शलिंग, जो धारा 81 में है।
प्रत्याभूति का क्रमबंधन, मार्शलिंग ऑफ श्योरिटीज। प्रत्याभूति का क्रमबंधन उत्तरवर्ती बंधकी प्यूसने मॉर्गेजी का वैधानिक अधिकार है। यह धारा 81 टीपीए में प्रावधानित है। क्रमबंधन का अधिकार प्रतिकूल संविदा के अधीन है, अतः क्रमबंधन का अधिकार कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। मार्शलिंग का शाब्दिक अर्थ है चीजों को व्यवस्थित करना। उत्तरवर्ती बंधकी इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उत्तरवर्ती बंधकी यह कह सकता है कि जहां तक संभव हो पूर्व बंधक ऋण उस संपत्ति से संतुष्ट किया जाए जो उसके पास बंधक नहीं रखी गई। 1929 के संशोधन अधिनियम के बाद यह अधिकार और शक्तिशाली हो गया है, अतः उत्तरवर्ती बंधकी पूर्व बंधक का ज्ञान होने या न होने दोनों स्थितियों में इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। धारा 81 इज ग्रेटर देन धारा 82। सेक्शन 81 इज ग्रेटर देन सेक्शन 82, अर्थात मार्शलिंग सुपरसीड्स कंट्रीब्यूशन, अर्थात कंट्रीब्यूशन इज सब्जेक्ट टू मार्शलिंग। धारा 81 टीपीए धारा 82 टीपीए पर अभिभावी है। दूसरे शब्दों में धारा 82 धारा 81 के अधीन है। धारा 82 योगदान से संबंधित है। क्रमबंधन की प्रकृति तथा क्षेत्र। क्रमबंधन का अधिकार वहां दावा योग्य होगा जहां बंधककर्ता दो या अधिक संपत्तियों को किसी एक व्यक्ति के पास बंधक रखने के बाद उन्हीं बंधक संपत्तियों में से किसी एक को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बंधक रख देता है। क्रमबंधन के अधीन उत्तरवर्ती बंधकी प्रतिकूल संविदा के अभाव में इस बात का अधिकारी होगा कि पहला बंधक ऋण उस संपत्ति से संतुष्ट किया जाए जो उसके पास बंधक नहीं रखी गई है। दृष्टांत, बंधककर्ता एम ने अपनी दो संपत्तियां एक्स तथा वाई बंधकी एम के पास M1 के पास बंधक रख दिया। बाद में एम ने संपत्ति वाई को M2 के पास बंधक रख दिया। यहाँ M2 यह दावा कर सकता है कि पहला बंधक ऋण संपत्ति एक्स से पहले वसूला जाए। क्रमबंधन के अधिकार की सीमाएं। तो क्रमबंधन का अधिकार पूर्व बंधकी के हितों के प्रतिकूल लागू नहीं हो सकता। इस अधिकार का प्रयोग केवल पूर्व बंधकी के विरुद्ध किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी तृतीय व्यक्ति या समूल्य अंतर्ती के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। यह अधिकार प्रतिकूल संविदा के अधीन है। मार्शलिंग सुपरसीड्स कंट्रीब्यूशन। क्रमबंधन योगदान पर अभिभावी है। धारा 82 के उपबंध धारा 81 के अधीन है। दूसरे शब्दों में क्रमबंधन योगदान पर अभिभावी होगा। योगदान क्रमबंधन के अधीन है। उत्तरवर्ती बंधकी का क्रमबंधन का अधिकार इस बात से प्रभावी नहीं होता कि उसे पूर्व बंधक का ज्ञान था या नहीं। यह 1929 के बाद की स्थिति है। योगदान कंट्रीब्यूशन क्या है? धारा 82। धारा 82 टीपीए योगदान के अधिकार से संबंधित है। यह धारा निम्नलिखित के अधीन है, अर्थात प्रतिकूल संविदा और धारा 81 के अधीन। इसमें सहबंधककर्ता का अधिकार है और एकल ऋण होता है। धारा 81 धारा 82 से बड़ी है, अर्थात धारा 82 धारा 81 के अधीन है। यह अधिकार सहबंधककर्ता को प्राप्त है। ऐसा सहबंधककर्ता जिसे संपूर्ण बंधक ऋण चुकाने के लिए बाध्य किया गया है, वह अन्य सहबंधककर्ताओं से आनुपातिक योगदान की मांग कर सकता है। इस अधिकार का आधार न्याय, साम्य तथा सद्विवेक है। साम्य यह अपेक्षा करती है कि सामान्य ऋण का भुगतान सभी ऋणी द्वारा किया जाना चाहिए तथा किसी एक ऋणी को संपूर्ण ऋण चुकाने हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य बंधक ऋण सहबंधककर्ताओं द्वारा एकल ऋण माना जाता है, अतः बंधकी इनमें से किसी एक से संपूर्ण ऋण राशि वसूल सकता है। योगदान के अधिकार की प्रकृति तथा क्षेत्र। धारा 82 टीपीए निम्नलिखित दो मामलों में लागू होती है। नंबर ए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संपत्ति का बंधक 82 खंड 1।
बी, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक संपत्तियों का ऐसा बंधक जिसमें प्रथम संपत्ति की प्रत्याभूति पर एक ऋण लिया गया हो तथा जिसमें एक दूसरा ऋण प्रथम तथा द्वितीय दोनों संपत्तियों पर भी लिया गया हो। धारा 82 खंड 2। उपरोक्त में से पहले मामले में सहबंधककर्ता आनुपातिक योगदान करेंगे, दूसरे मामले में दोनों संपत्तियां आनुपातिक योगदान करेंगी। योगदान हेतु आधार तिथि। संशोधन अधिनियम 1929 द्वारा बंधक की तिथि को आधार बनाकर आनुपातिक योगदान की व्यवस्था की गई है। अतः संपत्ति का बाजार मूल्य बंधक की तिथि को आधार बनाकर नियत किया जाएगा। संशोधन अधिनियम 1929 के पहले बाजार मूल्य का अवधारण योगदान की तिथि को आधार बनाकर किया जाता था। दृष्टांत ए, बी तथा सी एक संपत्ति के संयुक्त स्वामी हैं। उनके अंश क्रमशः 50%, 25% तथा 25% है। तीनों ने संयुक्त रूप से 10,000 रुपये का ऋण लिया। बंधकी ने संपूर्ण बंधक धन ए से वसूल लिया। यहाँ ए धारा 82 खंड 1 का लाभ ले सकता है। वह बी तथा सी से आनुपातिक योगदान की मांग कर सकता है। बी तथा सी क्रमशः 2500 रुपये का योगदान करने हेतु बाध्य होंगे। ए एक्स तथा वाई को दो संपत्तियों का स्वामी है। प्रत्येक संपत्ति का बाजार मूल्य 1,000 रुपये है। ए ने संपत्ति एक्स को बंधक रखकर 400 रुपये का ऋण लिया। बाद में ए ने एक्स तथा वाई दोनों संपत्तियों को साथ साथ बंधक रखकर 600 रुपये का नया ऋण ले लिया। बाद में ए ने अपनी संपत्तियां एक्स तथा वाई क्रमशः पी तथा क्यू के हाथ बेच दी। प्रथम ऋण 400 रुपया का भुगतान संपत्ति एक्स से किया जा चुका है। 800 रुपये का दूसरा ऋण संपत्ति एक्स तथा वाई से आनुपातिक अंशों में वसूली जाए योग्य है। आनुपातिक अंशों में वसूली योग्य होगा। यह धारा 82 खंड 2 के अनुसार होगा। दोनों संपत्तियां 3 संबंधे 5 के अनुपात में योगदान करेंगी। क्रमबंधन योगदान पर अभिभावी है। ए के पास दो संपत्तियां एक्स तथा वाई है। उसने संपत्ति एक्स M1 के पास बंधक रखा। बाद में ए ने अपनी दोनों संपत्तियां एक्स तथा वाई M2 के पास बंधक रख दी। फिर एक बार ए ने अपनी संपत्ति वाई M3 के पास बंधक रख दिया। यहाँ बंधकी M3 क्रमबंधन का सफल दावा कर सकेगा। वह यह दावा कर सकता है कि M2 पहले संपत्ति X से वसूली करे। अगला सिद्धांत बंधक के अंतर्गत बंधककर्ता का मोचनाधिकार। धारा 60 मॉर्गेजीज राइट टू रिडीम। धारा 60 सेक्शन 60 TPA यह स्टैट्यूटरी राइट है। मॉर्गेजेस राइट है। इंग्लिश लॉ में राइट टू रिडीम, इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन, क्लॉज ऑन रिडेम्पशन। मोचनाधिकार बंधककर्ता का महत्वपूर्ण अधिकार है। धारा 60 TPA में प्रावधानित है। मोचनाधिकार को करार द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। मोचनाधिकार पर अवरोध आरोपित करने वाला करार शून्य है। मोचनाधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसे अवरोधित करने वाली कोई भी शर्त शून्य होगी। शर्त विशेष अवरोधकारी है या नहीं, यह तथ्य एवं परिस्थितियों का प्रश्न है। मोचन पर अवरोध का सिद्धांत इस नीति पर आधारित है कि एक बार बंधक सदैव बंधक होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाने पर कि संपत्ति में हित ऋण के भुगतान की प्रत्याभूति के रूप में अंतरित किया गया है, विलेख में लिखी किसी अन्य बात से प्रभावित नहीं होगी। बंधक अपनी प्रकृति से ऋण की प्रत्याभूति है। अतः ऋण का भुगतान करते ही संपत्ति मोचन योग्य हो जाती है। एक बार बंधक सदैव बंधक का नियम इस सामान्य सिद्धांत का अपवाद है कि पक्षकारों के मध्य करार विधि पर अभिभावी होते हैं। आंग्ल विधि में मोचनाधिकार तथा मोचन का साम्यिक अधिकार दो भिन्न चीजें हैं।
आंग्ल सामान्य विधि के अंतर्गत मोचनाधिकार प्रवर्तनीय है। यह एक निश्चित अवधि में ही प्रवर्तनीय है। समय सीमा समाप्त होने पर मोचनाधिकार निष्प्रभावी हो जाता है। साम्य न्यायालयों ने उपरोक्त कठोरता को लचीला बनाया। अतः साम्य न्यायालयों ने कुछ परिस्थितियों में समय सीमा समाप्त होने पर भी मोचनाधिकार का उपचार दिया। यह मोचन का सामयिक अधिकार कहलाया। सेठ गंगाधर बनाम शंकर लाल 1958 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया कि बंधककर्ता का मोचनाधिकार सदैव बना रहता है। इस अधिकार को संविदा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। अवरोध आरोपित करने वाली शर्त शून्य होगी। वैद्यनाथ वर्सेस ज्ञान प्रकाश 1953। बंधक में यह शर्त थी कि बंधकी द्वारा धन की मांग करने पर ही बंधककर्ता को धन चुकाने का अधिकार होगा। यदि बंधकी धन की मांग नहीं करता तो बंधककर्ता भुगतान नहीं कर सकेगा और न ही मोचन कर सकेगा। पूर्वबंध का अधिकार धारा 57 राइट टू फोरक्लोजर। धारा 67 पूर्वबंध का अधिकार राइट टू फोरक्लोजर। धारा 67 टीपीए पूर्वबंध के अधिकार से संबंधित है। यह बंधक के अंतर्गत अगला सिद्धांत है। पूर्वबंध का अधिकार राइट टू फोरक्लोजर। धारा 67 टीपीए पूर्वबंध के अधिकार से संबंधित है। यह बंधकी का अधिकार है। पूर्वबंध एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा बंधक की स्थिति को बंद मानकर संव्यवहार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। पूर्वबंध का अधिकार किसमें है? धारा 67 में। 57 तो विक्रय से संबंधित है ना। धारा 54 से 57 तो वो थोड़ा आएगा। पूर्वबंध का अधिकार 67 में आएगा, 58 से 98 के बीच में। हम लोग बंधक पढ़ रहे हैं तो उसमें का एक सिद्धांत है ये पूर्वबंध का अधिकार। तो पूर्वबंध एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा बंधक की स्थिति को बंद मानकर संव्यवहार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। न कोई बंधक करता रह जाता है न बंधकी। बंधक धन संपत्ति से वसूल लिया जाता है। प्रतिकूल संविदा के अभाव में बंधकी को यह अधिकार है कि बंधक धन शोध हो जाने के पश्चात कि बंधक धन चुकाए जाने या जमा किए जाने या मोचन की आज्ञप्ति पारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय बंधकी इस बात की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है कि बंधककर्ता अपने मोचनाधिकार से पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। बंधकी संपत्ति के विक्रय की आज्ञप्ति भी प्राप्त कर सकता है, अर्थात धारा 67 धारा 60 के अधिकार को प्रतिबंधित कर देगा। बंधकी द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा वाद पूर्वबंध हेतु वाद कहलाता है। दैट्स इट।